नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बाखबर में मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी यात्रा पर रामलला के दर्शन करने अयोध्या गई है। ये मध्य प्रदेश में पहला अवसर है जब कोई सरकार किसी देव दर्शन के लिए सरकारी स्तर पर गई हो और सब परिवार, पूरी कैबिनेट डॉक्टर मोहन यादव की परिवार सहित अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गई है। और इसके साथ यह भी बात शुरू होती है कि अगर दुनिया में मक्के मदीना शहर को एक विशेष दर्जा है, ईसाइयों के प्रमुख के लिए वेटिकन सिटी है जहां पोप रहते हैं, वो पूरा एक देश का दर्जा है। उस लिहाज से अगर बीजेपी अयोध्या के लिए अघोषित रूप से एक विशेष दर्जा देने की तैयारी कर रही है तो निश्चित ही लोकतांत्रिक देश में लोग सवाल खड़े करेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या ये ज़रूरी है, क्या इसमें सियासत होनी चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि किसी भी धर्म के मामले में अगर ये कहा जाए कि उस धर्म विशेष के लिए वो चीज़ आराध्य है तो फिर देश में रामलला का जन्म स्थान, मथुरा में कृष्ण का जन्म स्थान और काशी की हम बात करें तो वहाँ बाबा विश्वनाथ के स्थान को लेकर अगले चरण में बीजेपी काम कर रही है। इस पर देश को अभी से तैयार रहने की ज़रूरत है और इसके लिए कोई रास्ता निकालने या रास्ता बंद करने की बात हो तो उस पर भी बात करने की ज़रूरत है। विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करें उसके पहले डॉक्टर मोहन यादव और पीसीसी चीफ मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी क्या कहते हैं वो सुनते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। ऐसा लगा जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप का प्रसाद होता है और आज हमने अयोध्या में आके भगवान राम के गर्भ बनने वाले नवनिर्माणाधीन मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन किए। ऐसा लगा साक्षात प्रभु स्वयं अपने रूप में विराजमान है। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए। साधु आज मुख्यमंत्री है, पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो कब करेंगे? कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे? ये अल्टीमेटली रोज कर्ज लेना, बड़े बड़े पांडाल सजाना, इवेंट करना और विज्ञापन देना। रोज 1 करोड़ रुपए रोज के इवेंट विज्ञापन जा रहे हैं, तो आखिर कर्ज लेके क्या बताना चाहते हैं? आज विज्ञापन दिया, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, तो ये एक विज्ञापन दर्शन का विषय था। ये अल्टीमेटली गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अपने जो कर्तव्य थे उनसे गुमराह करने के लिए इवेंट कर रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर एक किस्म से राजनीति भी होगी, जैसा कांग्रेस का स्टैंड है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है वो कितना राजनीतिक होगा और कितना सामाजिक और कितना धार्मिक। इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री कमल राठी जी, और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद है श्री वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी, और टेलीफोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे साथ सामाजिक सरोकार और राजनीति के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत देवदत्त जी आपके साथ करना चाहते हैं। मामला धर्म का है, लेकिन कहा जाता है कि राम राज्य से बढ़िया किसी राज्य में कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या रामलला के दर्शन करने के लिए जो सरकार गई है पूरी मध्य प्रदेश की, ऐसी अपेक्षा करते हैं क्या मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार राम राज लाने की तरफ आगे बढ़ेगी? क्योंकि सिर्फ दर्शन करने से काम नहीं चलेगा। जो राम राज्य की एक तरह से ऊंचाइयां हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उस पर भी सरकार को काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी राय, आपका इसमें क्या सोचना है? जितना हम राम को मानते हैं उसके 5% यदि हम राम की मानने लगे जी, तो मुझे लगता है कि राम राज्य आने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी राम राज्य स्थापित हो सकता है। राम ने ऐसे मापदंड स्थापित किए भगवान ने कि जिस पे आप जीवन की उस राह पे चलकर आप शांति से जीवन जी सकते हैं। ना कहीं अशांति होगी, ना राग द्वेष घृणा होगी, ना
मैं कहता हूं कि क्लेश होगा, किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व दुविधा नहीं रहेगी। एक स्पष्ट उन्होंने न केवल राजा के रूप में वरन एक परिवार के रूप में संबंधों को कैसे निभाया, वो भी हम देख सकते हैं। आज संबंधों में कितनी कड़वाहट आ गई, परिवार टूट रहे हैं, और नेता तो कितने एक एक वोट से यदि जीत गए तो अपने आप को ऐसा गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन राम के खिलाफ केवल एक वोट थी कैकई की, बाकी पूरी प्रजा पूरा सब चाह रहे थे, गुरु वशिष्ठ से लेकर सब कि राम राजा बने, लेकिन एक वोट यदि खिलाफ में थी मंथरा और कैकई की, तो उसने फिर राम राज त्याग दिया, वनवास को चले गए, या पिताजी के वचन का। तो वाकई में आज की जो राजनीति है उसके लिए बहुत जरूरी है कि दर्शन भी करें और राम के मूल्यों को जीवन में आत्मसात भी करें। जैसे वो सबरी के बेर खाने भी जाते हैं, तो आज दलित के यहाँ भोजन तो करते हैं जी, लेकिन उस भावना से कि हमें सबका उद्धार वैसे करना है, हम अहम में ना रहें, वहम में ना रहें और केवल राममय होकर रहें, तो वाकई में कलयुग में भी सतयुग आ जाएगा। लेकिन इसके लिए अंतःकरण से सोचना पड़ेगा कि हम, क्योंकि ये सब चीजें तो नितांत निजी और वैसी हैं कि इनमें इतना भी नहीं होता जितना आजकल किया जा रहा है। ये तो बहुत ऐसे विषय है जिसमें यदि आत्मा ने एक बार झकझोर दिया तो जीवन बदल जाता है। तो वाकई में अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनके दर्शन भी करें और उनको जीवन में आत्मसात भी करें, तो बहुत कुछ बिल्कुल उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। देवदत्त जी, एक बात इसमें और है कि पूरे रामचरितमानस में या पूरे प्रभु राम के चरित्र में एक बात है कि उनके शत्रु थे रावण। रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया था, लेकिन युद्ध में रावण के परास्त होने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और जब वो ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं रावण के पास गया तो रावण तो कुछ बोले नहीं। तो प्रभु राम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ खड़े हुए थे? उन्होंने कहा मैं सिर के पास खड़ा हुआ था। तो भगवान राम ये कहते हैं कि अगर आपको किसी ज्ञानी से या शत्रु से भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके चरणों में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये राम का आदर्श है कि शत्रु से भी अगर आपको ज्ञान चाहिए तो उसके सिर पर मत खड़े होइए, उसके माथे पर मत चढ़िए, उसके चरणों में खड़े होइए। ये राम का एक तरह से मेरा मानना है कि ये उसका चरम है, राम के जो आदर्श है उसका। और वैसे तो पूरे राम जी का जो जीवन है वो आदर्शों से भरा हुआ है, इसलिए कहते हैं कि रामचरितमानस को घर में रखना चाहिए और महाभारत को घर में नहीं रखा जाता, क्योंकि महाभारत से युद्ध होता है और रामचरितमानस समाज में समरसता लेके आता है। वो शत्रु से भी बात करता है तो उसमें आदर्श की एक तरह से पालना होती है। और दूसरी बात यह कि उसमें किस तरह से चार भाई जीवन में रहते हैं। एक भाई राम के रूप में पिता के माने बेमन से दिए गए आदेश का भी पालन करते हैं, और जिस दिन उनका राज्याभिषेक था उसी दिन वो वनवास को चले जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि उसमें पूरे रामचरितमानस में कि भरत जी ने उनकी खड़ाऊ लेकर राज किया, और जब वो लौटते हैं वापस तो उनको उनका राज जस का तस देते हैं। आज तो स्थिति यह है देवदत्त जी कि अगर किसी आप सगे रिश्ते में कोई चीज़ सौंप देते हैं तो कुछ दिन बाद वो उसको सुरक्षित नहीं मिलती है। तो भगवान राम का जो चरित्र वो ये बताता है कि भाइयों में किस तरह से रहें, परिवार में किस तरह से रहें, किस ढंग से आप राजा की तरह काम करें, और अगर आपकी किसी से शत्रुता भी है तो उसको आप कहाँ तक पालें। वो ये भी कहते हैं कि अगर समुद्र भी आपके रास्ते में आड़े आता है तो 3 दिन उससे प्रार्थना करिए और उसके बाद फिर आप उस पर क्रोध करिए। उसमें क्रोध की भी सीमा दी हुई है। तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस या रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, वो जीवन में इतना कुछ सिखाता है कि जो संसार में इस समय अशांति है, मुझे लगता है कि वो भी ठीक होने की स्थिति में आएगी, बशर्ते कि हम राम की माने। राम को तो सब मान रहे हैं। हमारे साथ रमेश सिंह जुड़ गए हैं। रमेश सिंह जी, इस पूरे मामले में कि डॉक्टर मोहन यादव की पूरी सरकार सपरिवार रामलला के दर्शन करने गई है, हम अपेक्षा रखते हैं कि वहाँ से लौटने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में भगवान राम के पद चिन्हों पर चलकर राम राज्य लाने की तरफ अग्रसर होगी, जैसा भगवान राम ने रामचरितमानस में अपने चरित्र से सबको बताया है। आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी,
मोहन यादव की सरकार से हम ये सब अपेक्षाएं करते हैं कि वो राम राज्य लाए, लेकिन ये कलयुग की वर्तमान राजनीति है जी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से बने अपनी छवि को ताजा करने की प्रक्रिया में ऊपर जाएगी। मोहन यादव जी की जो यात्रा है उसी कड़ी का एक हिस्सा है जी। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मुद्दे को भी हवा देंगे। वो ज्ञानवापी में जो पूजा शुरू करवाई है, हिंदुत्ववादी छवि को चमकाने में बीजेपी उसका भी उपयोग करेगी। मोहन यादव अपनी छवि को शिवराज जी की सौम्य छवि के विपरीत तेज तर्रार, फायर ब्रांड, उग्र हिंदुत्ववादी और योगी के समकक्ष बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो छवि है यही मोहन यादव को रामराज की तरफ ले जाएगी। आप इसका उदाहरण देख लीजिए यूपी में। यूपी एक गुंडा राज्य था, एक माफिया राज्य था, एक अपराधी राज्य था, एक बलात्कारी राज्य था। वहां पे दिन में औरतों का निकलना मुश्किल था, जेब में शाम के टाइम के बाद तो कोई निकलना हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन योगी जी ने अपनी उग्र छवि के द्वारा या अपनी स्ट्रेटेजी से जिस तरह से कानून और व्यवस्था को पटरी पे लाए है उत्तर प्रदेश में, वो राम राज्य को लाने का सबसे अच्छा तरीका है। और मोहन यादव की जो छवि बना रहे हैं या जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, तेज तर्रार छवि के साथ चल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि उसी राम राज्य की, क्योंकि राम राज्य लाने के पहले राम राज्य तब आया था राघवेंद्र जी कि जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। रावण के वध के पहले राम राज्य की परिकल्पना नहीं आती। तो मोहन यादव जी को कानून और व्यवस्था के मुद्दे पे बड़े सख्त कदम उठाने होंगे। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अपराध करने की कल्पना जब करता है तो उसे अपना घर दिखता है, अपना परिवार दिखता है, उसे ये एहसास होता है कि मेरा परिवार, मेरा घर बुलडोजर से ढह जाएगा और मेरा पूरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। उसके अंदर एक ये साइकोलॉजी आ गई है और वो उसे अपराध करने से रोकने लगी है। भले ही हो सकता है मतलब पूरी तरह से अपराध काबू में ना आया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध पे अंकुश लगाने के लिए ये छवि बहुत कारगर है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस छवि को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी सपोर्ट कर रहा है। मैंने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने योगी सरकार की स्ट्रेटेजी पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो भी जान रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि हम तो यहाँ बैठे हैं, कानून व्यवस्था को डील करने का काम राज्य सरकार का है, प्रशासन का है। और ये भी जानते, वो तो सब जानते हैं कि अपराधी किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ये जान रहा है कि ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है, और अगर कोई नेता इस स्ट्रेटेजी पे चल के तो कानून व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है तो हम उसको रोकें ना, इतना तो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये जुडिशरी से भी वैलिडेट है, और मोहन यादव को इस स्ट्रेटेजी के अलावा भी अगर कोई और स्ट्रेटेजी है तो उसे लाना चाहिए, अपराधियों पर सख्ती के साथ अंकुश लगाना चाहिए, तभी राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। क्योंकि राम राज्य रावण वध के बाद ही आता है, इसके पहले नहीं आता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन दरअसल ये पूरा मामला ऐसा भी है कि भगवान राम ने अपने मित्र सुग्रीव के लिए उसके बाहुबली भाई बलि का भी वध किया। उन्होंने भक्त हनुमान जी के लिए भी वो दर्जा दिया कि कपि से उरण मैं नाही, ये भी उन्होंने कहा। और वो ये भी कहते हैं कि भरत से भी ज़्यादा मैं हनुमान जी को प्यार करता हूँ, यानी अपने सगे भाई से भी ज़्यादा उन्होंने भक्त हनुमान को प्यार किया। मदद करने वाले विभीषण का उन्होंने रावण वध के बाद राज्याभिषेक किया, उसको पूरी लंका उसको लौटाई। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि लोकतंत्र की हम बात करें तो राठी जी दरअसल शबरी जो है वो समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग का प्रतीक रही, और शबरी के पास भगवान राम राजमहल छोड़कर पैदल उस हद तक गए जंगल में कि अगर आप लोकतंत्र में हैं और राम राज्य की बात करते हैं तो राजा को या शासक को बंगले से निकलकर उस एक तरह के हम कह सकते हैं कि जिसको ज़रूरत है ज़रूरतमंद के पास जाना पड़ेगा, जैसे भगवान राम शबरी के पास गए थे। तो हमें लगता है कि पूरे रामचरित्र में ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आपको किस तरह से जनता का पालन करना है, किस तरह से भाइयों के साथ रिश्ते निभाने हैं, और किस तरह से आपको अपने जो अनुकरणीय लोग हैं, जो अनुकरण आपका कर रहे हैं,
उनकी चिंता करनी है तो रामचरितमानस या रामलला का जो मामला है पूरा एक समाज को चलाने का विधान बताता है। तो इस पूरे मामले में कृष्ण जी तो बाद में आते हैं, लेकिन अगर कोई भी सरकार या परिवार भगवान राम को मानता है तो उसके जीवन में कलेश कम हो जाएगा, क्योंकि राम का कैरेक्टर ही है कि वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं और वो समाधान समाज में शांति लाता है। ये उसका जिस्ट है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। देखिए, राम तो हमारी आस्था में है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आस्था भगवान राम में है। आपने कहा विशेष दर्जा देने की, तो भगवान राम के शहर को हम इंसान की क्या वो कि हमको विशेष दर्जा दें, वो अपने आप में एक विशेष दर्जा प्राप्त शहर है। अब रही बात कैबिनेट की, कैबिनेट का वहाँ जाना, देखिए एक होता है कि टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं हम, और एक आता है कि हम चीज़ों को समझने, धर्म को समझने और उसका अनुसरण करने। भगवान राम का अगर जा रहे हैं तो हमको उनकी कुछ बातों का कम से कम, वो तो भगवान थे तो वैसा तो शायद कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता, लेकिन कुछ हद तक अगर हम उनका अनुसरण करते हैं तो मुझे लगता है कि आप प्रदेश की जनता के साथ, चूँकि आप एक राजा हैं, प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री होता है वो राजा होता है, और राजा अपनी प्रजा के साथ, भगवान राम ने जैसे अपने प्रजा के साथ व्यवहार किया, अगर वो करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। आज एक आम आदमी की ज़रूरतें बहुत छोटी हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल राजधानी को क्राइम फ्री, भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा एक शहर बनाना चाहिए। राजधानी है, मतलब यहाँ ऐसे अधिकारी को लाएं जिनकी छवि अच्छी है, जो भ्रष्टाचार से मुक्त रहते हों। राम राज्य की जो कल्पना, उसका एक छोटा सा मॉडल अगर वो भोपाल शहर को देते हैं। भोपाल में तालाब है, भोपाल में नदी है, भोपाल में वाइल्ड लाइफ है, जंगल है, प्रजा है, सब कुछ है। तो मुझे लगता है एक अच्छा मॉडल दे के पूरे देश में एक मिसाल बन सकते हैं। देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में अपनी छवि को वो चमका सकते हैं। सिर्फ उन्हें यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जो अच्छे अफसर हैं, जिनकी छवि बहुत अच्छी, उन्हें भोपाल ले आएँ और भोपाल को भ्रष्टाचार मुक्त शहर घोषित कर दें। जैसे हम स्वच्छता का मुक्त करते हैं तो वैसे ही इसको करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक राम राज्य की जो कल्पना है वो हमको साकार होती दिखेगी। इसके अलावा मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ से जो, चूँकि हमारा राम आस्था है, तो उसमें राजनीति चाहे कांग्रेस करे, चाहे कोई भाजपा करे या कोई अन्य दल भी करे, आस्था से राजनीति जितना जो करेगा उसे आज हो सकता है शॉर्ट विजिट में कुछ फ़ायदा मिल सकता हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली भगवान राम के जो कहने हैं, जो करनी थी, जो उनने प्रजा के साथ किया, आप अच्छी स्कूल दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, बच्चों को यहाँ क्राइम फ्री जैसा मैंने कहा शहर करें, तो ये सब चीज़ें अगर वो करते हैं तो वाकई उनकी यात्रा बहुत सफलतम यात्रा मानी जाएगी। कुल मिलाकर दीप्त जी, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक समरस समाज की ज़रूरत राम राज्य में पड़ेगी। और चाहे राजधानी भोपाल सहित जो धार्मिक शहर हैं शुरुआत में, उनको हम कह सकते हैं कि हम इन तमाम शहरों को, उज्जैन की बात कर सकते हैं हम, इसमें इंदौर को भी ले सकते हैं चूँकि आर्थिक राजधानी है, भोपाल की बात कर सकते हैं। जितने भी धार्मिक शहर हैं उन शहरों को अगर भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त करने का भी अभियान चलाए तो ये एक राम राज्य की तरफ बढ़ने में महत्वपूर्ण कदम होगा। और हमने शुरुआत में कहा था जैसे कि शबरी अंत्योदय का प्रतीक है पूरे रामचरितमानस में, और भगवान राम शबरी की बेर खाने गए, यानी राजमहल से निकलकर एक राजा अपनी उस प्रजा के पास जाता है जिसको उसकी सर्वाधिक ज़रूरत थी। तो लोकतंत्र के मायने भी ये है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है उसकी अगर आप ज़रूरत पूरी करेंगे तो वो एक तरह से राम राज्य का प्रतीक है। संविधान भी हमें इसी बात की और संकेत करता है। आपकी राय? ये डॉक्टर मोहन यादव सरकार की अयोध्या यात्रा लौटने के बाद प्रदेश को कितना राममय करेगी और कितनी आप अपेक्षा करते हैं कि इसमें राम राज्य का जो रंग है वो देखने को मिलेगा? बिल्कुल, यदि इसमें थोड़ा भी अंश आ जाए यात्रा में और दर्शन करने के बाद कोई एक अंश छू जाए शरीर का, आत्मा का, तो मुझे लगता है बहुत परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि आज नेताओं में ना कृतज्ञता बची, ना बहुत सारी चीजें होती, दिक्कतें, इसलिए तो राजनीति में इतनी कठिनाई हो गई, क्योंकि आप उस चीज को समझते नहीं कि आम आदमी क्या चाहता है, उसकी क्या मजबूरियां हैं। बहुत छोटे छोटे प्रयासों से
उसकी जिंदगी में सुकून हो सकता है। लोग कार्यकर्ता भी जो बेचारे दरी बिछाते हैं, मेहनत करते, जब आप ऊपर उठ जाते उनको भूल के और दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी हर क्षेत्र की समस्याएं हैं, चूंकि समय की सीमा है। लेकिन राजनीतिक यदि राम को आत्मसात करे कुछ अंशों में ही सही, जी। तो न केवल उनके जीवन में शांति आएगी वरन समाज में आएगी और एक अच्छा प्रदेश बनेगा। मध्य प्रदेश तो ऐसी जगह भी है कि ओरछा में दिन में विराजते हैं राम और रात में सैन करने अयोध्या जाते हैं, तो बड़ा रिश्ता है। अयोध्या जैसी स्थिति ओरछा की भी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी राम राज्य लाने में बिल्कुल कोई देरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि दिन में वो रहते ही हैं। जी, इसमें मुझे एक कथा याद आ रही है, हालांकि वो कथा महाभारत काल की है। पांडव महाभारत का युद्ध जीत जाते हैं और वो एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में हवन के बाद देखते हैं सभी लोग, कृष्ण भी उस यज्ञ में हैं, पूरे पांडव हैं और तमाम जितने भी राजा महाराज आते हैं, वो यज्ञ में देखते हैं कि हवन के बाद एक नेवला उस यज्ञ में आता है और हवन कुंड के आसपास जो हवन की सामग्री गिरती है उसमें लौटने लगता है। तो सब अचरज से देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में उसको देखते हैं कि वो नेवला आधा सोने का था और आधा सामान्य था। पूछा नेवले से कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो नेवले ने कहा कि मैं देख रहा था कि इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, इसमें देवता लोग आए हैं, लेकिन ये यज्ञ व्यर्थ है क्योंकि मेरा जो आधा शरीर सोने का है वो यहाँ की यज्ञ की हवन से या यहाँ के प्रसाद लगने के बाद भी सोने का नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं ये कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ एक व्यक्ति ने अपने प्राणों की बलि देकर भूखे रहकर अपना हिस्से का भोजन एक भूखे व्यक्ति को दिया और उसकी जो जूठन गिरी थी वो मेरे शरीर से लगी, जहाँ जहाँ वो लगी मेरा शरीर स्वर्ण का हो गया। लेकिन उनका कहना यह था कि इस यज्ञ में जो कुछ भी गिरा है हवन का प्रसाद का, वो मेरे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सोने का नहीं बना सका। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर ये वहाँ से लौटते हैं पूरी सरकार जहाँ राम मंदिर दर्शन करने गई है, वहाँ के यज्ञ हवन से अगर ये कुछ हिस्सा अपने ऊपर शरीर में लेकर आते हैं और अपने आचरण को ठीक करते हैं तो मध्य प्रदेश भले ही सोने का ना हो लेकिन यहाँ की व्यवस्था में ज़रूर सुधार आएगा। एक छोटी सी टिप्पणी रमेश जी आपसे इस पूरे मामले में कि क्या अपेक्षा है आपको बीजेपी की सरकार से? वो वोट तो ले रही है राम के नाम पर, लेकिन क्या व्यवस्था भी राम जैसी करेगी? राघवेंद्र जी, आपने जो कथा सुनाई और इसको लिंक कर दें अगर सबरी से, तो ये राम राज्य की जो परिकल्पना है वो ये परिकल्पना है कि समाज का जो निम्नतम स्तर का जो वर्ग है जी, राज्य जब उस निम्नतम स्तर के वर्ग से जुड़ के उसकी अपेक्षाओं को पूरा करके और आगे बढ़ता है, राम राज्य की पूरी परिकल्पना वही पूर्ण होती है। आप देखिए कि हम ये यहाँ मैं शिवराज जी को उदाहरण देना चाहूंगा कि इस मामले में मैंने उनको देखा है कि समाज का जो निम्नतम वर्ग है, जो बिल्कुल ग्राउंड पे चिपका हुआ वर्ग है, उसको एड्रेस शिवराज जी ने करते थे और किया था। और मोहन यादव को अपनी तेज तर्रार छवि के साथ, अपनी सख्त प्रशासनिक क्षमता के साथ और अपनी उग्र हिंदुत्ववादी विचारधारा के साथ उनको शिवराज जी के इस अभियान को, इस एजेंडे को आगे लेके चलना है। और अगर वो इस एजेंडे को आगे लेके चलते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि राम राज्य भी होगा और वो शिवराज जी से बड़े नेता भी प्रतिष्ठित होंगे मध्य प्रदेश के, ये मेरी गारंटी। लेकिन उन्हें उन दोनों छवियों को अपने साथ समेटना होगा। रमेश जी, दरअसल इसमें उग्रता की जरूरत भी नहीं है। पूरा राम राज्य जो था बड़े समरसता का और सद्भावना का है। उग्रता की जरूरत थी महाभारत में। यहाँ तो केवल राम की तरह समरस हो जाए, शालीन हो जाए और एक तरह से सबको साथ लेके चले, उसी की ज़रूरत है। और मध्य प्रदेश तो वैसे भी शांति का टापू है। यहाँ इक्का दुक्का % की हम बात करें, 1-2% लोग जरूर गड़बड़ी करते हैं, बाकी पूरा मध्य प्रदेश अच्छा है। और आपने शिवराज जी का जिक्र किया, मोहन यादव उस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हैं तो हमें लगता है कि बिना उग्रता लाए भी यहाँ समरसता आ सकती है। शुरुआत करने की ज़रूरत है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूँगा। देवदत्त जी आपका साधुवाद, कमल राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और रमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।